हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज के इस वीडियो का टॉपिक है लैंगिक असमानता को चुनौती देने एवं लैंगिक समानता स्थापित करने में लोकप्रिय संस्कृति की भूमिका। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लोकप्रिय संस्कृति क्या है। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी। उसके बाद विश्व के सभी भागों में औद्योगिक विकास होने लगे। 19वीं शताब्दी में हमारे देश में औद्योगिकरण ने शहरीकरण को बढ़ावा दिया। रोजगार की खोज में लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर आए और शहर विभिन्न संस्कृति वाले लोगों का संगम स्थल बन गया और यहीं से संस्कृतिकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिससे नए नए विचार उत्पन्न हुए और इन विभिन्न संस्कृति के लोगों और सांस्कृतिक तत्वों के मेल तथा अंतर संबंधों ने लोकप्रिय संस्कृति की नींव रखी। जैसे औद्योगिकरण के कारण शहरों में कई कल कारखाने स्थापित हुए, तो ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहरों की ओर रोजगार की तलाश में आए। और यहाँ पर आप देखते हैं कि जब अलग अलग क्षेत्र से लोग आकर एक जगह रहते हैं तो सभी एक दूसरे की संस्कृति से प्रभावित होते हैं और इसी से लोकप्रिय संस्कृति की नींव रखी गई। 20वीं सदी में तकनीकी विकास के कारण सांस्कृतिक सामग्री के वितरण का क्षेत्र विस्तृत हो गया, क्योंकि रेडियो और टेलीविजन से लोग विभिन्न संस्कृति के लोगों और उनकी जीवन शैली को देखने लगे, समझने लगे। उनसे जुड़ने का अवसर भी मिला, जिसने उनके जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित किया। जैसे जब तक टेलीविजन नहीं यूज किया जाता था या फिर रेडियो का भी बहुत कम यूज होता था, तब तक तो जो विश्व संस्कृति है उसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं थी लोगों को। लेकिन जब टेलीविज़न आया तो टेलीविज़न के माध्यम से वो विश्व संस्कृति से परिचित हुए और उनकी जीवन शैलियों को देखने लगे और उनको अपनाने लगे। उस संस्कृति ने मनुष्य के जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करना आरंभ किया। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि अगर पढ़ दूंगी तो आप कहेंगे कि मैम ने रीडिंग डाल दिया। तो पढ़ाने और समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब हम देखेंगे कि लोकप्रिय संस्कृति का क्या तात्पर्य है। तो लोकप्रिय संस्कृति का तात्पर्य ऐसी संस्कृति से है जिसे जनता या लोग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, पसंद करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। इसे पॉप कल्चर भी कहा जाता है। इसमें विचार, छवि, मूल्य, आदर्श, मनोरंजन, वेशभूषा, भोजन, फैशन, खेल, संगीत, नृत्य, साहित्य, रुझान और प्रौद्योगिकी तथा दैनिक जीवन के विभिन्न पहलू शामिल हैं। लोकप्रिय संस्कृति गतिशील एवं व्यावसायिक संस्कृति है, जो समय के साथ साथ बदलती रहती है और विकसित भी होती रहती है और इससे सामाजिक परिवर्तन होता रहता है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे टीवी या फिल्मों के माध्यम से हम विश्व संस्कृति से संबंधित पिक्चरों को देखते हैं, वहाँ के समाज के रहन सहन सबको देखते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन शैली पर पड़ता है। आप देखेंगे जैसे कपड़ा ही है तो उसका फैशन बदलता रहता है। पिक्चर में अगर नए कपड़े का फैशन आया तो उससे फिर लोग अपने व्यवहारिक जीवन में भी उस तरह के फैशन का अनुसरण करने लगते हैं। कभी सलवार समीज का फैशन है तो जीन्स टी शर्ट का फैशन है, तो कभी शरारा का फैशन है, तो कभी प्लाजो का फैशन है। इस तरह से जो वेशभूषा उसमें भी बदलता है। खाने में भी आप देखिए, पहले सब अपने अपने क्षेत्र का खाना खाते थे, अब हम अपने देश के सभी क्षेत्रों का भी खाना खाते हैं। यूट्यूब में बहुत तरह के जो चैनल्स है उसको देख के समझते हैं, सीखते हैं। फिर अब विदेशी खाना भी हम खाने लगे, चाइनीज़ सबको ज़्यादा पसंद है। उसी प्रकार से खेल में भी है कि जो हमारे परंपरागत खेल थे अब वो उतनी सीमा तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि विश्व के अन्य भागों में खेले जाने वाले खेल भी खेलते हैं। उसी प्रकार से संगीत भी है। आजकल पॉप संगीत ज़्यादा लोकप्रिय है। नृत्य में भी है कि अब क्लासिकल जो डांस है उससे ज़्यादा लोग फिल्मी डांस को, डिस्को डांस को पसंद करते हैं। फिर हिंदी साहित्य की जगह वो इंग्लिश साहित्य भी पढ़ रहे हैं। अब लोग प्रेमचंद को कम पढ़ते हैं और शेक्सपियर को ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो ये लोकप्रिय संस्कृति है, इसने हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया है।
अब हम देखते हैं कि लोकप्रिय संस्कृति के प्रसार के कौन कौन से माध्यम हैं। तो सबसे पहले है मूवी। सबसे ज़्यादा व्यक्ति फिल्मों से प्रभावित होता है। फिर उसके बाद है रेडियो। चूँकि दूरदर्शन की पहुंच सभी जगह नहीं है, लेकिन रेडियो तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग सुनते हैं। उसके बाद है टेलीविज़न। टेलीविज़न में दिखाए जाने वाले धारावाहिक, प्रोग्राम, डांस और अन्य प्रोग्राम भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं लोगों को। इसके बाद आता है मोबाइल। मोबाइल में तो आज हर तरह के कंटेंट मिल जाएंगे, वो अच्छे या बुरे। व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार जो सीखना चाहता है वो इससे सीखता है। उसी प्रकार से लैपटॉप का भी यूज हो रहा है। फिर साहित्य है। साहित्य के माध्यम से भी हम विभिन्न समाजों के बारे में जानते हैं, समझते हैं। और आजकल जो सोशल मीडिया है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ये तो बहुत ही फेमस है और इसको लोग देखकर एक दूसरे का अनुसरण कर रहे हैं। आज होड़ सी लग गई है कि हम कितने आधुनिक हैं, अपने आप को कितना आधुनिक दिखाना चाहते हैं हर क्षेत्र में। अब देखते हैं लोकप्रिय संस्कृति के तत्व को। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था, जनसंचार माध्यम, दूरदर्शन, आकाशवाणी, प्रवृत्तियां, पहनावा, भोजन, भाषा, खेल, साहित्य, सामाजिक प्रचलन, सामाजिक मूल्य। मतलब समाज में जैसा प्रचलन बढ़ता है, जिस चीज का भी प्रचलन होता है, लोग उसका ही अनुकरण करते हैं। अब हम देखते हैं कि लोकप्रिय संस्कृति के कारण समाज में किस प्रकार की लैंगिक चुनौतियां सामने आई है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विभिन्न समाज जो हैं उनके अपने अपने सांस्कृतिक मानदंड हैं, उनकी अपनी अपनी संस्कृति है। और निसंदेह ये भी हम कह सकते हैं कि लोकप्रिय संस्कृति, या जिसे पॉप कल्चर भी कहते हैं, इसने भारतीय समाज के लोगों को जागरूक तो किया ही है, सशक्त भी बनाया है, विकसित भी बनाया है। लेकिन इस संस्कृति से भारतीय आदर्शों, मूल्यों एवं मानदंडों को नुकसान भी पहुंचा है। विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली हमारी भारतीय संस्कृति लोकप्रिय संस्कृति के प्रभाव के कारण धूमिल हो रही है। समानता एवं स्वतंत्रता अब उदंडता बनने लगी है। नैतिक व चारित्रिक पतन भी आरंभ हो गया है। आदर्श, मूल्य एवं मर्यादाओं का पालन करने वाले लोग पिछड़े माने जाते हैं। इन चुनौतियों में सबसे पहले नंबर 1 लैंगिक भूमिका से संबंधित चुनौतियां। तो जैसा कि फिल्मों में, धारावाहिकों में अक्सर महिलाओं को कमजोर और असहाय दिखाया जाता है, और यह भी दिखाया जाता है कि महिलाओं का कार्यक्षेत्र घर एवं परिवार ही है, इसलिए उन्हें घर ही संभालना चाहिए। यदि महिला घर के साथ साथ नौकरी करना चाहती है तो घर में भी उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घर के सदस्यों का सहयोग नहीं मिलता है, उसे घर के सारे कार्य करके तब फिर बाहर नौकरी के लिए जाना पड़ता है। उसी तरह से जहाँ वो कार्य करती है, उसका कार्य क्षेत्र है, वहाँ भी उसे विभिन्न तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 2 है लैंगिक व्यवहार से संबंधित चुनौतियाँ। तो लोकप्रिय संस्कृति के जो तत्व हैं उसने महिला के व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव तो छोड़ा ही है, लेकिन नकारात्मक प्रभाव भी डाले हैं। लोगों के कार्य करने के तरीके, बोलने, कपड़े पहनने, सजने संवरने के तरीके में बदलाव आया है। आज आंतरिक गुणों की अपेक्षा बाहरी सौंदर्य को अधिक महत्व दिया जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि फिल्मों को देखकर, धारावाहिकों को देखकर उसी तरह की साड़ी पहनना, उसी तरह के मेकअप करना, उसी तरह की ज्वेलरी चाहिए, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। और आज व्यक्ति का आंतरिक गुण शायद ही कोई देखता हो, लोग बाहरी सौंदर्य को देखकर ही उसे महत्व प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3 वेशभूषा संबंधी चुनौतियाँ। तो जो लोकप्रिय संस्कृति है इसने महिला एवं पुरुष दोनों के पोशाक पर गहरा प्रभाव डाला है। अधिकतर पुरुष या महिला पाश्चात्य पोशाक को पहनना अधिक पसंद कर रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक भी है, किंतु फिल्मों को देखकर अर्धनग्न पोशाक पहनने में भी लड़कियां या कुछ महिलाएं परहेज नहीं कर रही हैं, जबकि फिल्मों में उस तरह के कपड़े जो पहनती हैं वो उसकी शूटिंग होती है, वो एक्टिंग होता है, उसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता है। और अगर इस प्रकार के कपड़े पहने तो ऐसे कपड़े लोगों का ध्यान अनायास ही केंद्रित कर लेते हैं और कई बार उन्हें लैंगिकता से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लड़के उन्हें कमेंट करते हैं, सीटी बजाते हैं
और वहीं पर साड़ी एवं सलवार कमीज पहनने वाली लड़कियों को निम्न मानसिकता वाला समझा जाता है। उन्हें बहन जी टाइप की लड़की कहकर संबोधित किया जाता है। विशेषकर मेट्रो सिटीज में इस तरह की मानसिकता ज़्यादा विकसित हुई है। आप YouTube पर भी देखेंगे कि कई सारे रील्स ऐसे हैं कि लड़की अगर साड़ी पहनी हुई है तो दूसरी लड़की आती है जिसने जीन्स पैंट पहना, वो उसकी बेइज्जती करती है, गंवार कहती है उसे। तो ऐसा समाज में चल पड़ा है। पाश्चात्य वेशभूषा वाली महिलाएं एवं लड़कियां अपने आप को आधुनिक समझने लगी हैं, भले ही उनके विचार निम्न ही क्यों ना हो। नेक्स्ट है नंबर 4, नैतिकता संबंधी चुनौतियां। पॉप संस्कृति से प्रभावित होकर महिला एवं पुरुष दोनों ही वर्ग नैतिकता के नियमों को भूल रहे हैं। जैसे बड़ों के सम्मान में कमी, महिलाओं के सम्मान में कमी, दृष्टि में पवित्रता की कमी, महिला को उपभोग की वस्तु समझकर घृणित नजरों से देखना इत्यादि। समाज में ऐसी कई घटनाएं हैं जो पारिवारिक रिश्तों की सीमाओं को भी तार तार कर देती हैं। मतलब एक दूसरे का सम्मान ही अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हम इतने भौतिकवादी होते जा रहे हैं और पॉप संस्कृति से इतने प्रभावित हो रहे हैं कि अपने मूल्यों को भूल रहे हैं, अपनी नैतिकता को भूल रहे हैं। नेक्स्ट है नंबर 6, सामाजिक व्यवहार संबंधी चुनौतियां। तो पहले समाज में ऐसा होता था कि एक लड़की केवल एक परिवार की ही बेटी नहीं मानी जाती थी, बल्कि पूरे समाज की बेटी होती थी। किंतु आज लोकप्रिय संस्कृति के कारण सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। लोगों के बीच दूरियां बढ़ी हैं, ईर्ष्या द्वेष जैसी भावनाओं ने घर कर लिया है, आपसी सहयोग का अभाव है। आज आप देखें कि पड़ोस में हो या फिर रास्ता चलते किसी लड़की के साथ या किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो तो भी लोग उसे देखकर नजरअंदाज करते हुए आगे निकल जाते हैं। मतलब विशेषकर शहरी क्षेत्रों में ऐसा देखा जाता है कि लोग खुद से ही मतलब रखते हैं। उन्हें अपने आसपास होने वाली घटनाओं से, समस्याओं से कोई भी मतलब नहीं होता है। नंबर 7 है विवाह संबंधी चुनौतियां। तो भारतीय संस्कृति में विवाह एक ऐसी परंपरा है, एक ऐसा संस्कार है जिसे सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बड़े बड़े शहरों में आजकल विवाह से पूर्व संबंध अर्थात लिव इन रिलेशनशिप की परंपरा युवाओं में बढ़ती जा रही है, जो कि महिलाओं का वस्तुकरण कर रही है। आज के युवा पीढ़ी इतने भटक गए हैं कि वो बाहर पढ़ने जाते हैं और माता पिता को पता नहीं होता और वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, जो कि कहीं भी हमारी जो भारतीय संस्कृति है इससे मेल नहीं खाती। ये नैतिकता के बिल्कुल भी विरुद्ध है, हमारे भारतीय आदर्शों के बिल्कुल ही विपरीत है। नेक्स्ट है नंबर 8, मद्यपान से संबंधित चुनौतियां। तो पॉप संस्कृति ने युवाओं के बीच मद्यपान को भी अधिक लोकप्रिय बनाया है। अब लड़के एवं लड़कियां दोनों ही मद्यपान से परहेज नहीं करते हैं। इसलिए शहरों में आप देखेंगे कि आजकल बियर बार, हुक्का बार, नाइट क्लब की जो संस्थाएं हैं ये बहुत अधिक स्थापित होती जा रही हैं और इन जगहों पर युवतियों के साथ छेड़छाड़, शोषण, उत्पीड़न जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। क्योंकि जब व्यक्ति नशा करेगा तो वो तो चेतन रहेगा ही नहीं ना, उसे पता ही नहीं कि वो क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। उसी प्रकार से आप कहीं किसी पार्क में चले जाएं तो वहाँ आप देखेंगे कि लड़के लड़कियां बैठ के सिगरेट पी रहे हैं। तो इस तरह का माहौल बनता जा रहा है। आधुनिकता से प्रभावित लड़कियां अपनी फैशन से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई अनैतिक कार्य भी कर रही हैं, देह व्यापार में शामिल हो जा रही हैं। तो ये बड़ी ही समस्या है हमारे समाज की इस पॉप कल्चर के कारण। नंबर 9 है असाध्य रोग एवं बीमारियों संबंधी चुनौतियां। तो पॉप संस्कृति ने ही विवाह पूर्व शारीरिक संबंधों एवं लड़के लड़कियों के आपसी प्रेम संबंध को और भी अधिक बढ़ावा दिया है। अब गर्लफ्रेंड एवं बॉयफ्रेंड रखना एक फैशन बन गया है। देखेंगे आपकी स्कूल में 7th 8th क्लास से ही लड़के लड़कियों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, जबकि इन्हें कुछ भी समझ नहीं होती जीवन की। और इन लड़कियों के साथ जो बहुत ही छोटी उम्र में की होती हैं, बहुत बार कई तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उनका शोषण होता है, उनका उत्पीड़न होता है और इन सब के कारण ही हमारे समाज में एड्स जैसी घातक बीमारी ने जन्म लिया है।
आज आप देखिए अनाथालयों में बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये सब क्यों है? महिला सुधार गृह में भी शोषित एवं पीड़ित लड़कियों एवं महिलाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो ये आज हमारे समाज की एक प्रमुख समस्या बन गई है। नेक्स्ट है नंबर 10, मूल्यों एवं आदर्शों से संबंधित चुनौतियां। तो आज पॉप संस्कृति के कारण हमारे समाज के मूल्य एवं आदर्श इतने धूमिल हो गए हैं कि घर परिवार, विद्यालय हो या धार्मिक संस्थाएं हो या सामाजिक संस्थाएं हो, सभी इससे प्रभावित हैं। लड़कियां एवं महिलाएं आज कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हर जगह उन्हें उपभोग की वस्तु के रूप में देखा जा रहा है। नंबर 11 है नकारात्मक सोच में वृद्धि से संबंधित चुनौतियां। पॉप संस्कृति के प्रभाव में आकर महिलाएं अब घर गृहस्थी संभालना या फिर बच्चों की देखभाल करना निम्न कार्य समझने लगी हैं, जिससे घर परिवार भी टूट रहे हैं और बच्चे मार्गदर्शन के अभाव में गलत रास्ते पर जा रहे हैं। महिलाएं स्वतंत्रता एवं समानता प्राप्त करने की होड़ में अमर्यादित कार्य करने में भी पीछे नहीं हट रही हैं। जैसे आप एक उदाहरण देखिए कि बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं कि नहीं अब वो खाना नहीं बनाएंगी, घर झाड़ू पोछा करना उनके लिए कहती कि नहीं अब वो इसे ये काम नहीं करेंगे, उन्हें ये काम नहीं आता है, या फिर बच्चे का पालन पोषण करना भी वो नहीं चाहती हैं। अब लड़कियों को देखिए कि उन्हें अगर परिवार पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता देते हैं, वो अपने बेटों के समान लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, तो फिर वो फिल्मों को देखकर या अपनी फ्रेंड्स को देखकर वैसे कार्य क्यों करती हैं जिससे कि उनके माता पिता के मान सम्मान को आँच आए। जैसे आजकल बहुत सारी लड़कियां ऐसे भी आप देखेंगे कि वो घर से निकलती है कॉलेज के या स्कूल के ड्रेस को पहनकर, और वो एक ड्रेस लेके जाती है और वो स्कूल ना जाकर फिर वो ड्रेस बदल के कहीं से और फिर बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली जाती है। तो ये किस तरह की स्वतंत्रता एवं समानता है जिससे कि हमारे समाज की मर्यादा ही नष्ट हो जाए। नेक्स्ट है नंबर 12। तो जो पॉप कल्चर है, पॉप संस्कृति ने हमारे गीत संगीत नृत्य को भी प्रभावित किया है। अब क्लासिकल जो डांस है वो कम पसंद किए जाते हैं और जो फिल्मी गाने हैं, जो डिस्को डांस है, जो पॉप संगीत है वो ज़्यादा पसंद किया जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट है नंबर 13, साहित्यिक चुनौतियाँ। अब कोई रामायण महाभारत नहीं पढ़ता, वेद पुराण नहीं पढ़ता, बल्कि वो इंग्लिश जो स्टोरी होती है वो लोग ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। तो हमारे समाज में अंग्रेजी साहित्य के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। अब हम देखेंगे कि लैंगिक समानता को स्थापित करने में लोकप्रिय संस्कृति की क्या भूमिका है या क्या भूमिका होनी चाहिए। नंबर 1 है लैंगिक भूमिका में जागरूकता। तो फिल्म एवं धारावाहिक देखना अधिकतर लोग पसंद करते हैं, तो इसमें स्त्री एवं पुरुष की भूमिका को संतुलित एवं सकारात्मक रूप में दिखाना चाहिए, जिससे कि स्त्री एवं पुरुष के मध्य सामंजस्य बन सके, कि स्त्री को कमजोर ना दिखाए। स्त्री भी शक्तिशाली है, सक्षम होती है। उनमें एक दूसरे की प्रति सहयोग की भावना उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पुरुष एवं स्त्री दोनों के समन्वय के बिना दोनों का ही अस्तित्व अधूरा होता है। अतः स्त्री पुरुष दोनों की ही भूमिका सहयोगी होनी चाहिए। आज महिलाएं गृहिणी की भूमिका के साथ साथ कानून, प्रशासन और राजनीति में भी विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसमें कहीं न कहीं लोकप्रिय संस्कृति का बहुत ही बड़ा योगदान है। फिल्मों या फिर धारावाहिकों के माध्यम से वो महिलाओं को आगे बढ़ते देख रही हैं और खुद भी उनको देखकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं। नंबर 2 है शिक्षा से संबंधित जागरूकता। तो आज रेडियो हो या दूरदर्शन हो, उसमें शिक्षा से संबंधित या फिर सरकारी योजनाओं से संबंधित कई तरह की जानकारियां दी जाती हैं विज्ञापन के माध्यम से। तो इन अवसरों को प्राप्त करके, इन जानकारियों को प्राप्त करके महिलाएं घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी योग्यता एवं क्षमता का परचम लहरा रही हैं। 3rd है लैंगिक मानदंडों को मजबूत करना। तो समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज द्वारा कुछ लैंगिक मानदंड स्थापित किए जाते हैं, और जो फिल्म है या धारावाहिक है या सोशल मीडिया है, इसके माध्यम से लैंगिक मानदंडों के महत्व को दिखाया जाना चाहिए, जिससे कि समाज में अनैतिकता की समस्या को बढ़ने से रोका जा सके, उसे समाप्त किया जा सके।
नेक्स्ट है नंबर 4, सशक्त महिलाओं का चित्रण। फिल्म एवं धारावाहिकों में महिलाओं को अबला असहाय के रूप में नहीं दिखाकर सशक्त महिलाओं की कहानियों को दिखाया जाए, उनकी सफलता को दिखाया जाए, जिससे ये अन्य नारियों के लिए प्रेरणा बन सके। और समाज में ऐसा नहीं कह सकते कि केवल नकारात्मक ही पिक्चर या फिल्म दिखाए जाते हैं। कर्तव्यपरायण महिलाओं के विषय में भी कई फिल्में बनी हैं, लेकिन इस दिशा में और भी प्रयास करना चाहिए और सफल महिलाओं से संबंधित फिल्मों धारावाहिकों का निर्माण करें, जिससे कि वह अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके, वो महिलाओं का रोल मॉडल बन सकें। नेक्स्ट है नंबर 5, रूढ़िवादिता को खत्म करना। तो लैंगिक रूढ़िवादिता को खत्म करने का सबसे सशक्त माध्यम है फिल्म, धारावाहिक, विज्ञापन, सोशल मीडिया एवं रेडियो। इन माध्यमों से समाज में व्याप्त रूढ़िवादी विचारधारा बहुत हद तक कम हुई है। परंपरा के नाम पर महिलाओं का शोषण भी कम हुआ है और उन्हें विकसित होने के पहले से अधिक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। तो रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए मीडिया को और भी प्रयास करना चाहिए। नंबर 6 है रोल मॉडल और प्रेरणा। तो आज महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपनी योग्यता क्षमता का प्रदर्शन कर रही हैं। आज व्यवसाय का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर महिलाएं कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर रही हो। तो इसे ही दिखाया जाए फिल्मों धारावाहिकों के माध्यम से, जिससे वह अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सके। नेक्स्ट है नंबर 7, लिंग संबंधी मुद्दों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना। तो फिल्मों, विज्ञापन, धारावाहिक, कहानी, गीत, संगीत इत्यादि के माध्यम से लैंगिक मुद्दों से संबंधित वाद विवाद, चर्चा प्रस्तुत किए जाने चाहिए। लोगों को भी उसमें शामिल करना चाहिए, विशेषज्ञों को शामिल करना चाहिए और लोगों में इसके प्रति जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। इनसे संबंधित सभी अधिकार, कानून से सभी लोगों को अवगत कराना चाहिए। मीडिया के माध्यम से इस तरह के मुद्दों को विभिन्न परिचर्चा में उठाया भी जाता है, जिससे लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो रहा है। नंबर 8 है महिला पात्रों का सकारात्मक चित्रण। तो अक्सर फिल्म एवं धारावाहिक में महिला पात्रों के नकारात्मक रूप को भी दिखाया जाता है, जो कि दूसरी महिला के जीवन पर अनेक विपत्तियां खड़ी करती है। कभी कभी धारावाहिक देखकर महिलाएं उसका अनुसरण करने लगती हैं। तो इसके स्थान पर महिला की भूमिका को सकारात्मक रूप में दिखाया जाना चाहिए कि किस तरह से एक महिला दूसरी महिला के विकास में उसकी सहायता कर रही है या कर सकती है, किस तरह से एक महिला परिवार एवं समाज के विकास में योगदान देती है। नेक्स्ट है नंबर 9, हानिकारक रूढ़ियों को चुनौती देना। तो जो लोकप्रिय संस्कृति है या फिर हम कहें मीडिया, उसके माध्यम से हानिकारक रूढ़िवादी विचारधाराओं के खिलाफ चुनौती दी जा सकती है। लोकमत तैयार किया जा सकता है कि किस प्रकार से रूढ़ियां महिलाओं के विकास में बाधक है, समाज के लिए हानिकारक है। नंबर 10 है कार्यक्षेत्र का विस्तार। तो विज्ञापनों या फिल्मों में दिखाया जाता है कि महिला का कार्यक्षेत्र उसका घर है, किंतु इसके स्थान पर स्त्री एवं पुरुष की समानता को प्रदर्शित किया जाए, क्योंकि अब स्त्रियां घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर बाहर के कार्य को भी बड़ी कुशलता से संभाल रही हैं। तो इस बदले हुए कार्यक्षेत्र से संबंधित जानकारी एवं विज्ञापन प्रमुखता से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 11, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक। तो विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से ही, चाहे वो रेडियो में हो, टीवी में हो, या फिर पोस्टरों के माध्यम से हो, या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हो, इससे विभिन्न रोजगार के क्षेत्रों से संबंधित जानकारी, विभिन्न सरकारी योजनाओं की सहायता की जानकारी को प्रस्तुत किया जाता है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर भी हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाएं स्वयं सहायता समूह का गठन कर आर्थिक रूप से सक्षम बन रही हैं। नेक्स्ट है नंबर 12 और लास्ट भी, स्त्रीत्व और पुरुषत्व संबंधी भावना को आकार देना। तो फिल्म हो या दूरदर्शन हो या रेडियो हो या समाचार पत्र हो, सभी के माध्यम से समाज में स्त्रीत्व एवं पुरुषत्व की भावना एवं संबंधों को स्वस्थ आकार देने हेतु प्रयास करना चाहिए।
जिससे दोनों ही अपने लिए मर्यादा मानदंड निर्धारित करें, दोनों का ही संतुलित विकास संभव हो सके। समाज में महिला का चाहे कोई भी रूप हो, उसे मान मिले, सम्मान मिले, आदर मिले, उसका उत्पीड़न एवं शोषण ना हो, सभी को अपने अपने कर्तव्यों का बोध हो। तो आज यहीं तक। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें। लाइक करने से यूट्यूब ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंचाता है, तो इसका लाभ सभी को मिलना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।